नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की आज के इस क्लास में हम 30 मई 2025 से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद निर्धारित कीजिएगा क्या ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। उसके बाद पूरी निरंतरता के साथ हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करते हैं उससे पहले दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस लघु कहानी संग्रह के लिए भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक और अनुवादक दीपा भट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। अच्छा, ये लघु कहानी संग्रह का नाम है हार्ट लैम्प, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित आपकी बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये वाला पूछा गया था 2023 वाला, यहाँ पर 22 से लेकर 25 तक। यहाँ पर 22 वाला आप देख रहे हैं, फिर 23, ये फिर 24 और अभी हाल ही में ये 25 वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को, जो कि भारत की है, इनकी रचना हार्ट लैम्प को मिला है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भट्टी द्वारा किया गया है। अच्छा, इसको लेकर विस्तृत तौर पर हमने जानकारी इसी सीरीज में कुछ समय पहले आपको दिया था। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपको बता दूं, ये हिंदी की पहली रचना है गीतांजलि श्री की, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, रेत की समाधि। ये हिंदी की पहली रचना है जिसे 2022 में, या फिर यूं है जिसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। तो ये जानकारी सारी हम आपको दे चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 23, 24, 25 वाला इंपॉर्टेंट है, फिर आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा 2022 वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी ये भारत के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अच्छा, एक जानकारी और, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के स्टडी मटेरियल नोट्स आदि होते हैं, आप इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके जरिए आप तमाम पीडीएफ को बेहतर तरीके से मतलब डाउनलोड करके, प्रिंट करके चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। यही वो कोर्स है। इसमें बेनिफिट जो आपको मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है, वो चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दिया है। अच्छा, कोर्स परचेज करते समय या फिर जो लोग इसको लेना चाहते हैं, अगर कोई डाउट है मन में, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर हमें जरूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, नए अभ्यर्थी ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं, आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है आपके बीच कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कारों के या फिर पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कहा पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। बताएं कि इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की इसमें पहचान करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प यहाँ पर आपके पास है कि 2025 में 139 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इस अगर हम कथन की बात करें, इस विकल्प की बात करें, तो ये यहाँ पर सत्य है। अब आगे और भी विकल्प है, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, अगला है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। अगला है सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो ये भी यहाँ पर सत्य है। तो उपयुक्त तीनों विकल्प यहाँ पर सत्य हो जाता है, तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा इस प्रश्न का, ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अभी हाल ही में द्वितीय चरण में पुरस्कारों का वितरण हुआ। पहले चरण तो अप्रैल में हुआ था, अभी द्वितीय चरण का पुरस्कारों का वितरण हुआ है। आइए इसको लेकर डिटेल जानकारी हम देखते हैं, साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस बार बिहार को कितना पद्म पुरस्कार मिला है। फिलहाल यहाँ पर वो तमाम जानकारी आपके बीच है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में दूसरे फेज के पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। अच्छा, इस अवार्ड सेरेमनी में, यानी कि जो अवार्ड समारोह हुआ यहाँ पर, पुरस्कार समारोह, इसमें बिहार की दिवंगत लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को, जो मरणोपरांत इन्हें मतलब इनके सहित 68 विभूतियों को यहाँ पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अच्छा, 68 को देखिए, यहाँ पर हम क्या चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुल मिला के 139 विभूतियों को सम्मानित किया गया। तो अभी द्वितीय फेज में सम्मानित किया गया 68 विभूतियों को। इससे पहले 28 अप्रैल 2025 को पहले चरण की अवार्ड सेरेमनी में 71 हस्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जानकारी ध्यान रखिए, ओवरऑल 139
पद्म पुरस्कार से मतलब सम्मानित हो चुके हैं इस वर्ष 2025 में। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो 3 पुरस्कार हैं, एक तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर वही जानकारी हमने लिखा है कि केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था या फिर घोषणा किया था, जिनमें कि 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं शामिल रही, साथ ही इनमें 10 विदेशी एनआरआई या फिर पीआईओ या फिर ओसीआई कैटेगरी के लोग, कुल मिलाकर इसमें देखें तो 10 थे और 23 महिलाएं थे 139 में से। तो पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं, क्रमशः ये भी आपको ध्यान रखना है कितने मतलब महान हस्ती को, कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया है। ये चीजें यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। आइए यहाँ पर इसको विस्तार में समझते हैं। दरअसल 139 जो पुरस्कारों का वितरण हुआ है, ये बिहार के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ही, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो बिहार के संदर्भ में किन्हें ये पुरस्कार मिला है, ये चीजें यहाँ पर हमने बाकायदा लिखा है। देखिए 2025 में अभी हम आपको बतला रहे थे कि 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार, यानी कि कुल 139 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस वर्ष 2025 में बिहार को मिले पद्म पुरस्कारों में ध्यान दीजिएगा, जो बिहार को पद्म पुरस्कार मिले हैं, इनमें जो खास करके पहला है पद्म विभूषण, जो कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत मिला, और शारदा सिन्हा को जो पुरस्कार मिला एक्चुअली ये कला के लिए मिला है। ये कैटेगरी भी आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए ये सम्मान मिला है। अच्छा, शारदा सिन्हा सुपौल की मतलब यहीं पर इनका जन्म हुआ था, यहीं की मूल निवासी है, सुपौल में एक जगह हुलास यहीं की। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पद्म भूषण की। देखिए पद्म भूषण पुरस्कार से सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, और ये पटना के मूल निवासी हैं और सार्वजनिक मामलों के दृष्टिकोण से जो खास करके आप बोल सकते हैं कि सार्वजनिक मामलों यानी कि जन सेवा के लिए इन्हें खास करके ये सम्मान मिला है। उसके बाद आते हैं अगली कैटेगरी में। अगली कैटेगरी हमारा है पद्मश्री। इसमें आपको नाम दिखेगा किशोर कुणाल का, भीम सिंह भवेश का, निर्मला देवी, हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद, सुरेश्वर जी महाराज, ये सभी के बारे में लिखा गया। जैसे किशोर कुणाल की बात करें तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं मतलब थे, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं पर भीम सिंह भवेश जो कि आरा भोजपुर के रहने वाले हैं, इन्हें भी सामाजिक कार्य के लिए, और निर्मला देवी जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, सुजनी कला के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। और हेमंत कुमार जो कि भागलपुर के हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जमुई के रहने वाले हैं, इन्हें जो सम्मान मिला है ये अन्य अध्यात्मवाद के लिए मिला है। तो ये सारी बातें 2025 को लेकर खास करके पद्म पुरस्कारों के दृष्टिकोण से बिहार को लेकर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, ये पद्मश्री वाले से ही पूछा गया था, जो पेपर मेसी कला से सुभद्रा देवी खास करके संबंधित थी, उस समय एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक 2023 वाले से। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दिया है। ये तो 2025 वाला यहाँ पर आपने देखा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिहार के संदर्भ में, वही चीज़ें यहाँ पर 2024 के संदर्भ में है। 2024 में 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया था पद्म पुरस्कारों से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पद्म पुरस्कारों में जो 3 पुरस्कार हैं, हालांकि 2024 में 5 महान हस्ती को भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न बिहार को भी एक मिला था, कर्पूरी ठाकुर को, सामाजिक कार्य के लिए। ये तो रही बात यहाँ पर भारत रत्न की, लेकिन पद्म पुरस्कारों की बात करें जो इनमें 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो 2024 में ये सारे नाम आपको यहाँ पर हमने बतलाए थे किस कैटेगरी में किन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने विस्तृत तौर पर कई बार इसको लेकर चर्चा आपके बीच किया था, तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपके मन में एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की, तो एक सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब तक कितने बिहारी को या फिर बिहार से संबंधित कितने लोगों को अब तक भारत रत्न मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई स्रोत में आपको दिखेंगे 4 लोगों को, लेकिन एक्चुअल जो है ये 5 लोगों को मिला है भारत रत्न। बहुत जगह आपको 5 भी दिखेंगे, लेकिन कई स्रोत में ये 4 ही आपको दिखेंगे, लेकिन जो राइट है वो है 5। देखिए वो नाम भी हमने आपको लिखा यहाँ पर, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961 में,
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जयप्रकाश नारायण को 1998 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, और कर्पूरी ठाकुर को भी हाल ही में 2024 में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बक्सर में हुआ था। इन्हें शहनाई का जादूगर कहा जाता है और बिहार के इतिहास में ये पहले ऐसे शख्स हैं जो भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। देखिए, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस या फिर इंडिया पोस्ट के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? ये अभी हाल ही में भारत सरकार से एक्चुअली मंजूरी भी मिल गई है। तो ये मिठाई का नाम है सिलाव खाजा, जो कि बिहार से संबंधित है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर डिटेल में चीज़ों को देखिए, नालंदा जिले के सिलाव में बनने वाला यह खाजा एक प्रसिद्ध और पारंपरिक बिहारी मिठाई है जिसे 2018 में जीआई टैग मिला है। अच्छा, इसकी विशेषता यह है कि इस मिठाई में कई परतें होती है। एक्चुअली यहाँ पर आप उसको देख रहे हैं तस्वीर में, और कभी ना कभी आप जरूर खाए होंगे। ठीक है, तो ये मिठाई का नाम है सिलाव खाजा। इस मिठाई को अब पोस्ट ऑफिस के जरिए या फिर ये बोल सकते हैं इंडिया पोस्ट के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा और भारत सरकार की भी इसमें अनुमति अब मिल चुकी है। दरअसल इसकी घोषणा अभी जो हाल ही में हुई है, ये भी एक्चुअली एक पॉइंट है, एक प्रश्न है। इसकी घोषणा ज्ञान भवन पटना में 19 और 20 मई 2025 को आयोजित जीआई टैग प्राप्त बिहारी व्यंजनों के अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 के दौरान किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन खास करके कहाँ पर आयोजित हुआ? ध्यान रखिएगा, ज्ञान भवन में। आपको मैं बता दूं कि अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत ही ज्ञान भवन और बापू सभागार आता है, जो कि पटना का, जो खास करके पटना गांधी मैदान का उत्तरी मतलब जो क्षेत्र है वहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र एक्चुअली में। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि यह पहल आर्थिक विकास के साथ साथ जो कि बिहार की परंपरागत व्यंजनों को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने को या फिर सम्मान को बढ़ाने का भी काम करेगा। किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को जब इस तरह की मतलब ब्रांडिंग मिलती है, खास करके जीआई टैग मिलती है, तो उसे एक अलग पहचान मिलती है, देश दुनिया में उसकी एक अलग वैल्यू होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आर्थिक विकास भी मिलता है जो खास करके इससे जुड़े हुए लोग होते हैं। साथ ही जो परंपरागत तरीके में मतलब परंपरागत जो खास करके जैसे मान लीजिए मिठाई है ये, तो उसको लेकर के खास करके जो परंपरा चली आ रही है उसको बढ़ावा मिलता है, एक प्रकार से पहचान बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अच्छा, हाल ही में बिहार के गया जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट यानी कि पत्थर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। रिसेंटली अगर बिहार से संबंधित जीआई टैग की हम बात करें तो अब तक हम बोलते थे जो खास करके चनपटिया पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल को, जो कि 2023 में मिला था, लेकिन अभी हाल ही में गया जिले के आसपास का क्षेत्र का ये 300 वर्ष पुराना पत्थर की कला को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में है। किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को 10 वर्ष की अवधि के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। अच्छा, एक जानकारी इसमें नया अपडेट आया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने या फिर प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ये चीज़ें यहाँ पर भी हमने लिखा है, ये लक्ष्य जो है खास करके 2030 तक का है। अब यहाँ पर ये गया को लेकर जो हमने पॉइंट आपके बीच रखा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और ये इस तरह की चीज़ें एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जीआई टैग को लेकर पहले भी खास करके बिहार को लेकर ही नहीं बल्कि और भी कई एग्जाम में कई और जगहों को लेकर के जीआई टैग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ समय पहले हमने ये जानकारी दिया था कि अब तक जीआई टैग प्राप्त वस्तु या फिर उत्पादों की सूची में तमिलनाडु आगे था, जो कि 69 उत्पाद के साथ इसमें शीर्ष पर था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश 77 उत्पाद के साथ प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस समय जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। चलिए आइए, तीसरा प्रश्न आपके बीच है कि तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने सैन्य कर्मियों को उनके सैन्य सेवा के लिए कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर है 6 को, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। देखिए, कीर्ति चक्र जो है ये अशोक चक्र के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा शीतकालीन वीरता पुरस्कार है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित जो चीज़ें अभी खबरों में है, दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सेना एयर, यहाँ पर एयर नहीं बल्कि और होगा, सेना और
देखिए मिस टाइपिंग हुआ है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए 6 सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अच्छा, इन 6 में से 4 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। इन्हीं में से एक तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए ध्यान आपको रखना, ये तो बात यहाँ पर रही कीर्ति चक्र की। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना 33 शौर्य चक्र, जिसमें 7 को मरणोपरांत दिया गया, यानी कि कुल 39 वीरता पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। 33 ये शौर्य चक्र हुआ और 7 यहाँ पर 7 नहीं बल्कि 6 हो गया यहाँ पर कीर्ति चक्र। तो कुल मिला के अभी 22 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 39 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान जवानों को उनके बहादुरी, समर्पण और देश के प्रति बलिदान के लिए दिया गया है। अच्छा, इस 39 में से यहाँ पर कीर्ति चक्र में 4 को मरणोपरांत मिला 6 में से, जबकि वहीं पर शौर्य चक्र में 7 को मरणोपरांत मिला। तो 7 4 11 39 पुरस्कार में से 11 को मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, कीर्ति चक्र से जो 6 को सम्मानित किया गया है, आप यहाँ पर ये कंप्लीट नाम देख सकते हैं। ये 6 का नाम यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, कीर्ति चक्र और यहाँ पर खास करके जो हम बात कर रहे हैं शौर्य चक्र की, देखिए कीर्ति चक्र जो है यहाँ पर हमने लिखा है, ये अशोक चक्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शीतकालीन वीरता पुरस्कार है। ये कीर्ति चक्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई थिंक अगर आपको दिख रहा है, और ये अशोक चक्र है। दोनों में मेजर डिफरेंट यह है सबसे कि जो येलो लाइन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें 2 है और अशोक चक्र में 1 है। और यहाँ पर इसमें खास करके जो मेडल में ये पैटर्न आपको दिखेगा, इसमें थोड़ी सी चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। और बाकी अगर उसके उल्टा साइड में देखेंगे तो इसमें अशोक चक्र लिखा हुआ मिलेगा, जबकि इसमें कीर्ति चक्र लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में 24 मई 2025 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक आयोजित की गई है? ये किन की अध्यक्षता में अभी हाल ही में यहाँ पर आयोजित हुई है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। देखिए यहाँ पर आप एक प्रकार से कंक्लूजन भी, मतलब खास करके हिंट भी ले सकते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि 1950 में योजना आयोग जब गठित हुई थी उस समय भी ये खास करके नियम था कि जो प्रधानमंत्री होंगे वही खास करके योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। 1 जनवरी 2015 को जब इसके स्थान पर यानी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई, तो तब से इसका अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री, मतलब इसकी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में इसकी जो अध्यक्षता हुई थी मतलब नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। यहाँ पर वो चीज़ें लिखी गई कि हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। अच्छा, इस बैठक का जो खास करके जो थीम की अगर हम बात करें तो विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एट 2047, यानी कि 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, ये इसका निर्धारित थीम है। अच्छा, इस बैठक में राज्य स्तरीय लक्ष्यों को पूरा करते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, जो 2047 तक का विकसित भारत का लक्ष्य है, ये कहीं ना कहीं ये बैठक इसी के अनुरूप थी। यहाँ पर ये सारे विषयों पर चर्चा हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से राष्ट्रीय विकास के साथ जुड़ने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत एक साथ मिलकर विकसित भारत 2047 को या फिर 2047 के लक्ष्य को पूरा करने और महिलाओं को भी सम्मानपूर्वक कार्यबल में शामिल होने या फिर शामिल करने की सलाह दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर इस बैठक में कहा गया। अच्छा, इस बैठक से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आता है। ये सारी चीज़ें तो इससे संबंधित जो खासकर रिलेटेड है पॉइंट, बेसिक से पॉइंट जो एक्चुअली यहाँ पर किसी भी बैठक में होते हैं, किस विषय पर केंद्रित रहा, क्या क्या चर्चा हुई, ये तो सभी बैठक में होती है। लेकिन इस बैठक से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल कर आती है कि इस बैठक में 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे। अब यहाँ पर देखिएगा, इस समय भारत में 28 राज्य हैं और इनमें 24 में से 4 राज्य, जबकि जिसमें कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था, और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, यानी कि यहाँ के प्रतिनिधि इस बैठक में देखने को नहीं मिले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर यहाँ से आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा मीडिया में सुर्खियों में है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना जब 1 जनवरी 2015 को हुई थी, तब से ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। ये चीज़ें कई बार हम दोहरा चुके हैं। इसमें आपसे कई बार पूछा गया कि इसके अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग में
नीति का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष वर्तमान में है सुमन बेरी, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि जो नीति आयोग के CEO हैं ये VVR सुब्रमण्यम इस समय वर्तमान में है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में देश में कितने हेक्टेयर प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं। देखिए, इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी कि 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन जो है ये नष्ट हुए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो आपके बीच हमने रखा है। देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में देश में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं। दरअसल यहाँ पर यह समझिएगा कि 2023 में ये जो आंकड़ा था इस रिपोर्ट के अनुसार ये 17,700 हेक्टेयर था, लेकिन 2024 को लेकर जो रिपोर्ट आया है यहाँ पर कहा गया कि वर्ष 2024 में देश में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं। अच्छा, प्राथमिक वन की संज्ञा किसे दिया जाता है वो यहाँ पर हमने लिखा है, पहले इसे देख लीजिए। देखिए, ये घने, पुराने और प्राकृतिक वर्षा वन होते हैं। हालांकि ये अब भी भारत में कहीं कहीं मौजूद है थोड़ी बहुत मात्रा में, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 से 2024 के बीच भारत के कुल 3,48,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हुए, जो कि कुल वनों का 5.4% है। जबकि इसी अवधि में यानी कि 2022 से लेकर 24 तक यहाँ पर वही लिखा गया कि जबकि इसी अवधि के दौरान भारत के कुल वृक्ष आवरण नुकसान का यह 15% है। ये चीजें इस रिपोर्ट में मतलब खुलासा किया गया। इस रिपोर्ट में एक बात ये भी कहा गया कि 2021 से लेकर 24 के बीच असम राज्य में सर्वाधिक 3.4 लाख हेक्टेयर वृक्ष आच्छादन को नुकसान हुआ है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो डेटा के फॉर्म में आपके बीच है, कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो खास करके वनों को नुकसान हुआ है वो असम में हुआ। अगर राज्यों के दृष्टिकोण से बात करें तो असम में हुआ है और इतना हुआ है, लेकिन वहीं पर अगर भारत के संदर्भ में बात करें 2024 में इतना हेक्टेयर प्राथमिक वन नष्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, ये 2024 का आंकड़ा इतना, लेकिन यहाँ पर असम को लेकर जो हमने लिखा है ये 2001 से लेकर 24 तक का, इसको मतलब ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा 2024 का है। चलिए, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ये एक अतिरिक्त पॉइंट है जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 20 के बीच में भारत में वनों की कटाई दर दुनिया में दूसरी सबसे अधिक थी। यहाँ पर प्रति वर्ष 6,68,000 लगभग इतना हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है, और ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की। तो इस चीज़ को ध्यान आप लोग रखिएगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से आपके बीच हमने रखा है। अच्छा, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की ये रिपोर्ट को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे। दरअसल ये है क्या, तो ये विश्व संसाधन संस्थान द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, जो वनों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो खास करके यानी कि मूलतः वनों की कटाई, उसकी स्थिति, आवरण आदि पर अपना डेटा खास करके जारी करता है या फिर प्रदान करता है। तो यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखना है। अच्छा, चूंकि वनों की बात हो रही है तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में जो खास करके ये अपनी श्रृंखला का 18वीं रिपोर्ट है, 1987 से प्रकाशित हो रही है, 2023 में अंतिम बार इसकी रिपोर्ट आई है, ये 18वीं रिपोर्ट है। इसको लेकर जो खास करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर हमने रखा है। ये चीज़ें हम कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको छोड़ रहे हैं। अगर आप इसे नहीं पढ़े हैं तो ये आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आएंगे अगले छठे प्रश्न पे कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान पूर्वक, खास करके इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, तो वैसी स्थिति में चाहे वो कोई भी एग्जाम में आप बैठे हुए हैं वहां पर सारे विकल्पों को पढ़ना अनिवार्य है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला विकल्प यहाँ पर पूछा है कि भारत जो है ये जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे
बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है और हमें सत्य कथन की ही पहचान करना था। अच्छा, गलती हम ये नहीं करेंगे कि ओएमआर शीट में हम ए को टिक कर देंगे, तो ये समझिए कि जानते हुए और मतलब ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगले विकल्प को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए अगला विकल्प है कि भारत की जीडीपी अब $5 ट्रिलियन पार कर चुकी है। यहाँ पर पार होगा, पार कर चुकी है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल असत्य है। $5 ट्रिलियन को पार नहीं किया है, बल्कि भारत की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन को पार किया है। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि भारत 2021 में जर्मनी को पीछे छोड़ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। तो ये कथन भी असत्य है। 2021 में जर्मनी को नहीं बल्कि ब्रिटेन को छोड़कर ये भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जर्मनी और चौथे स्थान पर अपना भारत पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या जाना कि भारत $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार किया है और 2021 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था, न कि जर्मनी को। ये सारी चीज़ें हालांकि यहाँ पर हमने लिखा भी है, उसको देखिए कि हाल ही में या फिर भारत हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था में। अच्छा, इस पर इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यही वाला विकल्प नंबर ए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर हमने कन्फ्यूजन के लिए दिया। बहुत लोग सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पर सभी विकल्प सत्य है तो यही आंसर होगा। एक्चुअली ये नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन के लिए इस तरह हमने यहाँ पर आपको दिया है। विकल्प नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि हाल ही में या फिर भारत हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी छलांग लगाते हुए जापान को पीछे छोड़कर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दरअसल ये जो दावा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 में किया था, जो कि 22 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था। इस रिपोर्ट में जो 22 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था उसमें ये बात पर दावा किया गया था, खुलासा किया गया था कि भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और एक्चुअली हुआ भी ऐसे। तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि IMF के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी अब $4.19 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर प्रश्न में अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे ये पूछे थे, मतलब वहाँ विकल्प में था कि $5 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। एक्चुअली ये $4 ट्रिलियन को पार की है, यानी कि $4.19 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। ये ध्यान रखिए। अच्छा, सबसे शीर्ष पर अमेरिका है जिसकी जीडीपी अगर हम बात करें जीडीपी की बात करें तो ये $30.51 ट्रिलियन है और वहीं पर उसके बाद चाइना है $19.23 ट्रिलियन के साथ, फिर जर्मनी है $4.74 ट्रिलियन के साथ। एक चीज़ ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भारत का जो खास करके जीडीपी और जर्मनी की जीडीपी की बात करें तो ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पर 4.19 है और यहाँ पर 4.74 है और भारत की जीडीपी का जो रफ्तार है, और ये दर्शाता कि आने वाले 2 से 3 साल में ये कहा गया है एक रिपोर्ट में कि ये जल्द ही ये जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अच्छा, एक जानकारी और, वर्ष 2021 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया था। यही एक्चुअली विकल्प में हमने वहां पर आपको बतलाया था। अच्छा, इस समय अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ये दुनिया का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। यहाँ पर अमेरिका पहले स्थान पर, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो अमेरिका प्रथम स्थान पर, चाइना दूसरे, जर्मनी तीसरे और अपना इंडिया जो है ये चौथे स्थान पर पहुंचा। जापान अब खिसक कर पीछे चला गया 5वें स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम 6ठे स्थान पर है, फ्रांस 7वें, इटली 8वें, कनाडा 9वें और ब्राजील इस समय अब 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। ये दुनिया के 10 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश की सूची है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आप सबों को दे दूं, अगर आप घर बैठे रहकर 71वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए। इसके माध्यम से अपनी तैयारी को, खास करके प्रारंभिक परीक्षा जो अभी हाल ही में कुछ महीनों में आयोजित होने वाली है, इसकी तैयारी को इस कोर्स के माध्यम से बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए खास करके जो चीज़ें हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे वो कंप्लीट सूची यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपको बता दूँ, यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इसमें करेंट अफेयर्स की क्लासेस के नोट्स हमें मिलेंगे या फिर नहीं। ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि करेंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, जो हमारे करेंट अफेयर्स के डेली मंथली सभी प्रकार के वीडियोज, क्लास नोट्स और पीडीएफ आदि जो होते हैं, टेस्ट सीरीज आदि होते हैं करेंट अफेयर्स के, वो सभी आपको इसी में मिल जाएगा, यही कोर्स में। अभी रिसेंटली इसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनल सा चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध है। अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित आप यहाँ से कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी एक कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर
एडिशनल डिस्काउंट आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। एक्चुअल जो फी है ये 399 है, लेकिन इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एक अपडेट यहाँ पर आप सबको को दे दूं, जो छठा प्रैक्टिस पेपर है 70 जो फुल लेंथ टेस्ट की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, देखिए 220 प्लस टेस्ट है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट की संख्या 70 है। तो 70 टेस्ट में से छठा टेस्ट पेपर जो है ये 1 जून 2025 को 9 बजे शाम में ये आपको मिलेगा। और ये ध्यान आपको रखना है, मैंने कई बार आपको बोला है कि इस समय ये प्रत्येक संडे को टेस्ट का आयोजन हो रहा है, लेकिन जब आधिकारिक घोषणा इस एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी तो इस शेड्यूल में हम बदलाव करेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले ये सारे टेस्ट हमें कवर करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अगला टेस्ट मिलेगा 1 जून को। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स को परचेज कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और नॉमिनल सा चार्ज पर आप इसको ज्वाइन करके तमाम जो हमारे मटेरियल है इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से परख सकते हैं। आप ये समझ पाएंगे कि तैयारी का आपका स्तर क्या है, यानी कि खुद से अपना मूल्यांकन आप कर पाएंगे। और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी भी होती है कि किसी भी एग्जाम की मूलतः अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं तो टेस्ट सीरीज एक अहम रोल प्ले करता है, खास करके अपनी तैयारी को उसको आकलन करने की दिशा में। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कितने देशों को औद्योगिक रूप से ट्रांस वसा को खत्म करने में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। देखिए अभी कुल मिलाकर 4 देशों को ये मान्यता दी गई है, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर वही चीजें हमने लिखा विस्तार में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा हाल ही में कुल 4 देशों को औद्योगिक रूप से ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। इन 4 देशों में ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर हैं। ये ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर, ये चारों देशों को ट्रांस वसा को यानी कि ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। एक चीज यहाँ पर समझिएगा, ये मान्यता कहाँ पर दी गई। दरअसल इन देशों को यानी कि चारों देशों को दरअसल 19 से लेकर 27 मई 2025 तक जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रो एडनम घेब्रेयसस, जो आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, इनके द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। अच्छा, कुछ समय पहले आई थिंक 1 से 2 क्लास पहले हमने ये जानकारी आपको दिया था इसी सीरीज में कि यहीं पर इसी खास करके स्वास्थ्य सभा में जो 78वां संस्करण इसका, यहाँ पर भारत को ट्रेकोमा नामक बीमारी का उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। ट्रेकोमा आंख से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है, इसको लेकर हमने डिटेल में चर्चा किया था, इसके बारे में आपको हमने बतलाया था। देखिए अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए एक वैश्विक पहल की शुरुआत की थी। देखिए ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट आखिर होता क्या है। यह एक प्रकार का अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वसा होता है, जो कि हृदय के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, यानी कि हार्ट के लिए ये हेल्दी बिल्कुल नहीं होता है। ये ध्यान रखिए, यह प्राकृतिक जो दूध और मांस होते हैं और कृत्रिम विधि द्वारा ये तैयार किया जाता है, या फिर जो कृत्रिम तरीके से ये तैयार होते हैं, खास करके जंक फूड आदि। यहाँ पर हमने वो चीज़ें लिखा, मतलब दर्शाया भी है इस इमेज के माध्यम से। इन सभी में आपको ट्रांस वसा देखने को मिलता है। खास करके मांस अगर अधिक पैमाने पर खाते हैं तो उससे क्या होता है कि दिल को, मतलब हार्ट को ज़्यादा नुकसान होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा अधिक होता है। तो मांस का सेवन खास करके सीमित मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांस वसा का उदाहरण है, ये चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। फूड विथ ट्रांस फैट, ये सारे जंक फूड जितने भी होते हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें वनस्पति जो ऑयल है, जो वनस्पति तेल है, उसका उपयोग किया जाता है। और ट्रांस वसा का, ट्रांस फैट का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो वनस्पति तेल भी है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ये जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा में अभी 19 से लेकर 27 मई तक आयोजित हुआ, इसका थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व यानी कि वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, ये 2025 में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का निर्धारित विषय यानी कि थीम है। चलिए इतना क्लियर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देश के पहले 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है, जिसका अनावरण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। देखिए इसका अनावरण तो गुजरात में किया गया है, तो गुजरात तो लगभग सभी लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर वो जगह भी ध्यान रखना है, गुजरात में कहाँ पर। तो गुजरात में वो जगह है दाहोद। एक जानकारी इसी तरह के आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक जानकारी क्या, इस तरह के पैटर्न बन चुके हैं कि प्रॉपर जगह ये पूछे जाते हैं। देखिए बिहार को लेकर एक पूछा गया था कि बिहार का पहला
पहला सोलर पावर फ्लोटिंग जो प्लांट है, यानी कि जो तैरता हुआ सोलर प्लांट है, वो कहाँ पर लगा है, जो बिहार का पहला है। तो एक जगह खास करके दरभंगा में कादराबाद, वहीं पर लगा है। अच्छा, जो लोग जानते होंगे कि दरभंगा में, एकदम रटे हुए होंगे कि दरभंगा में लगा है, लेकिन एक्चुअली एग्जाम में पूछ लिया गया दरभंगा में कहाँ, विकल्प में इसी प्रकार से था, सारे विकल्प में दरभंगा था और प्रॉपर ये जगह यहाँ पर दर्शाया गया था। तो जो लोग डिटेल में पढ़े होंगे कि कादराबाद दरभंगा, तो वहाँ पर एकदम उसको 1 अंक निश्चित तौर पर मिला होगा। और यही ऐसा अंक होता है, ऐसा मार्क्स होता है, ऐसे प्रश्न जो कैटेगरी के होते हैं, वो आपका जो स्कोर है वो बेहतर बनाता है। क्योंकि आए दिन एग्जाम में जो कट ऑफ है वो बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में आप बेहतर करेंगे कुछ, तभी जाके आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। इस चीज को ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। ये आयोजन अभी हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में, अथवा विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और वो चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है कब आयोजन हुआ, 23 से लेकर 24 मई 2025 को। ये भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत मंडपम है, यहीं पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और यहाँ पर यह ध्यान रखना, इस समिट का उद्देश्य क्या है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घरेलू और ग्लोबल इन्वेस्टर को एक मंच पर लाना और वैश्विक और साथ ही साथ घरेलू निवेश को स्थापित करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। आई होप ये चीज आप यहाँ पर समझ चुके हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसको लेकर कब ये आयोजित हुआ है भारत मंडपम में, तो 23 से 24 यानी कि 2 दिवसीय ये आयोजन था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में इतनी ही जानकारी। हम चलते हैं अगले, यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न पे। देखिए, भारत के सैन्य बल पर आधारित पुस्तक रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री नामक, या फिर इस पुस्तक के निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। एक्चुअली यहाँ पर यह प्रश्न है, एक बार मैं पुनः से पढ़ रहा हूँ कि भारत के सैन्य बल पर आधारित पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। देखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि अनिल चौहान, जो कि भारत के इस समय यानी कि वर्तमान में द्वितीय सीडीएस है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इसको लेकर यहाँ पर डिटेल में जानकारी आपको हमने दिया है। देखिए, यही वो पुस्तक है जिसका कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री या फिर इंडियन मिलिट्री नामक पुस्तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखी गई है। अच्छा, यह पुस्तक भारतीय सैन्य बलों में हो रहे परिवर्तन से संबंधित, या फिर यह पुस्तक भारतीय सैन्य बलों में हो रहे परिवर्तन से संबंधित है, जो कि 21वीं सदी के युद्ध की चुनौतियों का समाधान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता, संयुक्ता और एकीकरण पर प्रकाश डालती है। यानी कि ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप ये बोल सकते हैं कि ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है। साथ ही इस पुस्तक में वर्ष 2047 तक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध साथ साथ विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत भविष्य के लिए तैयार सैन्य बल के लिए या फिर इसके निर्माण का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो हमने लिखा कि ये पुस्तक में क्या चीज़ों को दर्शाया गया है, एक बार पुनः से देखिएगा कि जो भारतीय सैन्य बल में परिवर्तन हो रहा है, इसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। साथ ही 21वीं सदी में जिस प्रकार से युद्ध आदि को लेकर जो बढ़ते अनुमान है, इसको देखते हुए चुनौतियों का समाधान करने या फिर सामना करने के लिए साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी आत्मनिर्भरता, संयुक्ता और एकीकरण पर भारत की दृष्टिकोण से आत्मनिर्भरता और संयुक्ता साथ साथ एकीकरण मतलब कि साथ जुड़कर, मतलब एक प्रकार से डट कर मुकाबला करना। जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि खास करके जो ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ था, पूरा भारत, अगर हम बात करें सिर्फ नेताओं की, जनता को छोड़ दीजिए, अगर हम बात करें नेताओं की, तो सारे राजनीतिक दल एक हो गए थे। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से डट कर सामना किया था। तो इस पर यह प्रकाश डालती है। साथ ही साथ 2047 तक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध और विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत भविष्य के लिए तैयार सैन्य बल के निर्माण का दृष्टिकोण भी ये प्रस्तुत करता है। जो इसका रोड मैप है, इसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। अच्छा, इस पुस्तक का जो विमोचन है, ये 22 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किनके द्वारा इसका विमोचन हुआ। एक्चुअली यहाँ पर तस्वीर में भी आप देख रहे हैं। अच्छा, जनरल अनिल चौहान जो है भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी कि द्वितीय सीडीएस है। पहले थे बिपिन रावत। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अनिल चौहान द्वितीय है, जबकि बिपिन रावत की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। आइए इसको लेकर हम चीज़ों को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम यहाँ पर पुनः आपके बीच लेकर आए। हालांकि पहले भी ये हम बदला चुके हैं। ध्यान से ये पॉइंट को पढ़िएगा। दरअसल 1 जनवरी 2020 को बिपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे। और 8 दिसंबर 2021 को, ये ध्यान रखिएगा, अगले साल 8
8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है, नीलगिरी जिला में एक जगह है कुन्नूर, यहाँ पर भारतीय वायुसेना का एक विमान MI-17 V5 इस हेलीकॉप्टर पर सवार बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका सहित 14 लोगों की दुर्घटना स्थल पर मौत हो गई थी। तो यहाँ पर ये तो इम्पोर्टेंट खबर है ही, क्योंकि एक बहुत बड़ी मतलब खास करके दुर्घटना थी जहाँ पर भारत के पहले CDS का निधन हुआ था। कुल 14 लोग यहाँ पर मरे थे। ये डेट इंपॉर्टेंट है कहाँ पर दुर्घटना हुई थी, लेकिन इन सभी में यहाँ पर ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है कि विमान का नाम क्या है, MI-17 V5। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे, जबकि अनिल चौहान भारत के द्वितीय CDS हैं, इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं, यानी सेवा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही छोंजिन अंगमो किस राज्य की रहने वाली है? देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि ये रहने वाली है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर इनके बारे में हमने लिखा भी है कि छोंजिन अंगमो, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही बनी है, वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की चांगो गांव की रहने वाली है। वर्तमान में दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा सहयोगी के पद पर कार्यरत है। हालांकि इससे पहले भी वो कई चोटियों की चढ़ाई की है। वर्ष 2021 में सशस्त्र बलों के दिग्गजों के समूह के नेतृत्व में सियाचिन ग्लेशियर में भी विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के ब्लू फ्रीडम नामक ऑपरेशन अभियान का भी वो हिस्सा रही थी। हालांकि ये चीजें यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा हो रही थी, यहाँ पर हमने वो आपके बीच रखा। लेकिन यहाँ पर इनसे संबंधित चूंकि ये खबरों में है, तो एक ये वाला जानकारी आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन के राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल इनके बारे में इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है एक्चुअली में यहाँ पर, तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कि इसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं को लेकर खास करके डिटेल में हमने जानकारी आपके बीच रखा है। ये देखिए, हमने कुछ में पहले भी इसको लेकर चर्चा किया है, लेकिन इसमें 2 नया अपडेट आपको अब देखने को मिलेगा। देखिए, ये वाला अभी कुछ में पहले 3 से 4 क्लास पहले हमने, आई थिंक 3 नहीं बल्कि 2-3 क्लास पहले आपको बताया है। सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जो बनी थी, मतलब अभी हाल ही में 19 मई 2025 को गीता समोदा, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, ये सीआईएसएफ के इतिहास में ये पहली महिला है जो कि यहाँ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और अभी हाल ही में पहली दृष्टिहीन महिला कौन बनी, तो छोंजिन अंगमो, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, 24 मई 2025 को ये सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है जो कि यहीं के आसपास की है। चलिए आते हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीयों को लेकर जो जानकारी हमने लिखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान ऑकलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे। इन्होंने नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर, यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर विजय प्राप्त की थी। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान पर हुई एक बड़ी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर का लोगो आपने जरूर देखा होगा, हर किसी को ये याद होगा, हर किसी के दिमाग में होगा। ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो है, अब ये खबरों में आया है कि किसके द्वारा तैयार किया गया है। ये बातें गोपनीय थी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह के द्वारा ये तैयार किया गया था। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच हमने रखा है, और पूरी ईमानदारी से आपको भी चीज़ों को तैयार करना पड़ना है, ताकि जितनी मेहनत से चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, आपको भरपूर लाभ यहाँ से मिले। और इस दिशा में आपको ध्यान रखना है कि जब तक करंट अफेयर्स को पढ़ने को लेकर के जब तक पूरी कंटिन्यूटी आपकी नहीं रहेगी, तो आप
आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कभी प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपके मन में ऐसा मतलब भ्रांति बना हुआ है कि एग्जाम जब नज़दीक होगा तो हम 2 से 3 महीने पढ़ के इसको अच्छी तरीके से समेट लेंगे, तो कभी भी आप 100% एकदम से मतलब स्कोर नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स में। प्रत्येक दिन 30 मिनट 35 मिनट आधा घंटा समय निकाल के करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो कीजिए, उसे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही देखते रहिए। एक प्रकार से रिवीजन भी होता रहेगा, नई चीज़ें भी आप सीखते रहेंगे। उससे क्या होगा कि एग्जाम जब नज़दीक होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बहुत बिल्ड हो चुका होगा तब तक। तो इस दिशा में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आज के इस वीडियो का प्रश्न है। तो इस दिशा में आपको बता दूं कि सारे जो मटेरियल हैं, मतलब जो प्रिपरेशन आपकी होगी इसी कोर्स के माध्यम से होगी। इसमें आपको तमाम मटेरियल मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यहाँ पर अनलिमिटेड करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, डेली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, ईयरली टेस्ट है, और भी यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज चलती है उसकी टेस्ट आपको मिलेगा। जिस एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं उसको लेकर अलग से टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर इस कोर्स में आपको मिलने वाली है। इस कोर्स को लेकर किन्हीं को कोई भी डाउट है कि सर हमें ये नोट्स नहीं मिल रहा है, अच्छा सर ये टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, हम खोज ही नहीं पा रहे, आप बताए थे, तो वो चीजें हम आपको सजेस्ट करेंगे, वो कहाँ पर आपको मिलेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप कॉल नहीं कर सकते हैं तो हमें एप्लीकेशन पर जो चैट वाला सेक्शन है वहां पर हमसे चैट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेगी। कभी कभार हो सकता है थोड़ी देरी हो, लेकिन वहां पर आपको रिप्लाई प्रॉपर वे में मिलेगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम को लेकर के आपको एक सूचना दे दूं, जो 71वीं बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये आपको 1 जून रविवार 2025 9 बजे शाम में मिलेगा। और ये इसके बेनिफिट हैं, मतलब इसके फीचर हैं, किस प्रकार से संचालित होती है। और हमने बताया कि अभी फिलहाल ये संडे आयोजित हो रहा है, और शेड्यूल में हम बदलाव करेंगे जब एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा 71वीं का। तो जो लोग घर बैठे प्रिपरेशन में लगे हैं, आप इस कोर्स को आंख मूंद के परचेज कर लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको बेहतर चीज़ें मिलेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।